हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का मनी एंड क्रेडिट। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से मनी यानी कि पैसा जो होता है बैंकों से किस तरीके से बाहर आता है और कैसे हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ देखेंगे कि क्रेडिट का प्रोसेस क्या होता है। जो क्रेडिट होता है, किसी भी बैंक से हम क्रेडिट प्राप्त करते हैं या फिर जो है पहले के समय में कुछ जमींदारों से या फिर कुछ व्यापारियों से लोग जो है क्रेडिट लेते थे, उसको बोला जाता था क्या, लोन लेते थे। यानी कि वो एक ऋण लेते थे किससे, और जमींदारों से। ठीक है, तो इसी बारे में हम देखेंगे कि कैसे मनी और क्रेडिट किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से वर्क करता है। तो ये इकोनॉमी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, स्टॉक ऑफ मनी क्या होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें जान लेना चाहिए पहले कि आखिर होता क्या है। तो हम देखेंगे क्या, स्टॉक ऑफ मनी। स्टॉक ऑफ मनी क्या होता है। स्टॉक ऑफ मनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या, द स्टॉक ऑफ मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द डिमांड डिपॉजिट दैट दे होल्ड विद द बैंक। इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ जो बैंक हैं, बैंकों में जितने भी पैसे जमा हैं, यानी कि जो बैंक है, बैंक में जितने भी पैसे जमा हैं, साथ ही साथ लोगों का जो डिमांड है और जो लोगों के पास पैसे हैं, ये सारा मिलकर क्या बनाता है, स्टॉक ऑफ मनी। यानी कि जो लोगों के पास पैसे, यानी मान लीजिए मेरे पास जितने पैसे हैं, ऐसे और भी लोगों के पास जितने भी पैसे हैं, साथ ही साथ जो बैंकों में जमा है और उसके अलावा जो लोगों का डिमांड जिस तरीके से हो रहा है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, स्टॉक ऑफ मनी। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, द स्टॉक ऑफ मनी। नोट कर लीजिए, द स्टॉक ऑफ मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी held by the public held by the public and the demand and held by the public and the demand deposits that 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 they hold with the बैंक। यानी वो सारी करेंसी जो क्या होते हैं, जो लोगों के पास, हेल्ड बाय द पीपल्स या पब्लिक, एंड दूसरा चीज क्या है, जो डिमांड डिपॉजिट्स यानी जो बैंकों में जमा है। यानी मैं इसको लिख देता हूं इस तरीके से, मनी या करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस क्या, डिमांड डिपॉजिट्स इन द दैट द होल्ड बाय इन द बैंक लिख देते हैं। ठीक है, जो बैंकों में लोगों की डिमांड डिपॉजिट्स, क्या होता है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड का मतलब होता है मांग और डिपॉजिट मतलब जमा। यानी जो लोगों की जमा है, जो जिसका वो डिमांड कर सकते हैं आने वाले समय में, वो क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट। और वो जो बैंकों में रखा हुआ जो पैसा है, वो साथ ही साथ मनी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो लोगों के पास अपना पैसा, जो उनके पास खुद का रखा हुआ पैसा है, वो ये दोनों ही मिला के क्या कहलाते हैं, स्टॉक ऑफ मनी। अगला एक और कीवर्ड है डीमोनेटाइजेशन। आप लोग इससे परिचित होंगे अच्छी तरीके से कि हमारे और आपके समय में हम क्या देखते हैं कि डीमोनेटाइजेशन का प्रोसेस हुआ था। कब, अभी हम देखते हैं इन इंडिया ड्यूरिंग नवंबर 2016, यानी नवंबर 2016 में हम क्या देखते हैं कि इंडिया में 500 रुपए, 500 और रुपए 1000 की नोट क्या हो गई थी, बंद हो गई। और बंद होने के बाद इसको क्या हो गया, लीगल टेंडर के रूप में नहीं माना गया, किसको, 500 और 1000 की नोट को। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या, एक एक्सचेंज प्रोसेस होता है बैंकों के साथ, लोग जो है अपने पैसे बदलते हैं और नई नोटों के रूप में 500 और 2000 की नोट उन्हें प्राप्त होता है। ये क्या था, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन लिखवा नहीं रहे हैं, आप जानते रहिए कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कैसे, इसमें हम क्या देखेंगे, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारा पहला टॉपिक होगा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आप लोग नोट कर लीजिए इस टॉपिक को।
स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, चलिए देखते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, मैं बार बार बताता हूं आपको कि मनी यानी कि पैसा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज का एक माध्यम। मनी कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना, क्या चीज, मनी या करेंसी किस तरीके से आज हमें नोट के रूप में हम देखते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, आसानी से एक्सचेंज कर पाते हैं। कहां पे, अपने बैंकों के साथ या फिर लोगों के साथ लेन देन के प्रोसेस में। तो पहले की व्यवस्था क्या थी, एक सिस्टम था, क्या थी, क्या, बार्टर सिस्टम। मैं बता दे रहा हूं इसको, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, अब बहुत लोगों को पता होगा इस बारे में, लेकिन थोड़ा सा जिनको नहीं पता है वो जान लें कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर सिस्टम जो पहले था, ये पहले के समय में एक्सचेंज करने का तरीका था, यानी इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि उस समय क्या होता था कि जो सामान था, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, मुझे जूते की जरूरत है, और अब क्या कर रहा हूं मैं जा रहा हूं किनके पास, एक जूता बनाने वाले के पास जा रहा हूं। उनसे मैंने कहा कि भाई देखिए, मेरे पास क्या है, मैं किसान हूं और मेरे पास गेहूं मैंने अभी उगाया है और मेरे पास एक्स्ट्रा है, और मैं आपको गेहूं देना चाहता हूं और आप मुझे क्या दीजिए, उसके बदले में जूते दीजिए। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता था। लेकिन इसमें समस्या क्या होती थी, मान लीजिए जूते बनाने वाले को गेहूं की जरूरत नहीं होती। ऐसा हो सकता था ना कि गेहूं की जरूरत उसको ना हो, वो ऑलरेडी गेहूं उगा रहा हो, उसको खाने के लिए पर्याप्त हो, तो वो क्या कहेगा, भाई हमें गेहूं की जरूरत नहीं है। तो उस समय क्या होता, उस समय मैं जूता जूता लेने से वंचित रह जाता। तो ऐसे केस में जो मनी है, जो एक लीगल मनी, एक लीगल करेंसी के रूप में आज हम देखते हैं, रुपए 100, 200, 500 का नोट जो हम देखते हैं, वो क्या है, एक लीगल करेंसी है। उसके माध्यम वो क्या, ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्टेबल है। उसकी जो वैल्यू है, वो भले ही वो कागज का टुकड़ा ही है, पर क्या हम देखते हैं कि उसकी एक वैल्यू है। 100 रुपए की नोट में आप 100 रुपए तक का सामान कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो वो जो सिस्टम था, ये जो बार्टर सिस्टम है, इसके ये पहले की समय था जब हमारे पास करेंसी वगैरह नहीं था। लेकिन आज क्या हम देखते हैं, आज हमारे पास लीगल करेंसी है और हम उसका यूज आसानी से करते हैं, इसमें एक्सचेंज करने के रूप में। ठीक है, एक्सचेंज के माध्यम के रूप में, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, द यूज ऑफ मनी, द यूज ऑफ मनी स्पॉन्स, स्पॉन्स SPANS, स्पॉन्स वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। तो मनी क्या है, हमारे हमारे हर एक, हमारे प्रत्येक, हमें हमारे जीवन के प्रत्येक दिन में क्या हम देखते हैं, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्या, मनी। आपको चाय भी पीना होता है तो आप कहीं ना कहीं पैसे पेमेंट करते हैं। आप चाय पत्ती पत्ती लेके आते हैं तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं, पेमेंट करेंगे, पैसा देंगे, और फिर आपको क्या मिलेगा, चाय की पत्ती मिलती है। तो लोगों का जो एक एक तरीका, एक एक्सचेंज का माध्यम बन चुका है, क्या चीज, मनी। तो ये बार्टर सिस्टम तो अब नहीं रहा है, अब नहीं देखने को मिलता है, लेकिन क्या आपको देखेंगे उसके बदले में हमें क्या देखने को मिलता है, मनी। अब देखिएगा, तो मैंने वो पॉइंट्स आपको बता दिया कि किस तरीके से एक जूते वाला जो एग्जांपल मैंने दिया है, कि किस तरीके से हमें जो है बार्टर सिस्टम में इस तरीके देखने को मिलता है। अब लिखिए, क्या होता है मनी। मनी, हेडिंग लिखिएगा मनी, MONEY। मनी में लिखिए, मनी, मनी acts, money acts as an intermediate, money acts as an intermediate in the exchange, in the exchange process. Money acts as an intermediate in the exchange process. It is called, it is called medium of exchange.
इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी क्या करता है, एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट, यानी कि एक माध्यम के रूप में। इंटरमीडिएट क्या होता है, बिचौलिया, इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, यानी जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है, सामानों का लेन देन के लिए जो प्रोसेस होता है, उस एक्सचेंज प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, मनी एक इंटरमीडिएट का काम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी क्या है, मनी एक माध्यम है किस चीज का, एक्सचेंज करने का, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने का एक माध्यम है, जिसे जिसे क्या बोलते हैं, मनी है। ठीक है, तो मनी कई तरह की होती है। आप आगे देखेंगे कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी किस तरीके से। ठीक है, तो इस सब समझ में आ चुका होगा आपको कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। तब तक आप थोड़ा सा उसको देखिए एक बार, जो अभी तक बताया गया है, जो लिखवाया गया है, उस चीज को एक बार रिपीट करिए। हम्म तो जहां कहीं भी आप बैठे हैं, एक बार सोचिए किस तरीके से मनी जो है एक्सचेंज हम करते हैं। आप डेली लाइफ में आप सब्जी लेने जाते होंगे, आप कोई भी सामान घर का लेने जाते होंगे, आप हर जगह आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से मनी एक्सचेंज का मीडियम है। अब आप देखेंगे क्या, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, हेडिंग लिखिएगा, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो कितने फॉर्म है, किस तरीके से, कितने प्रकार के हैं, कैसे हम मनी को कैसे डिवाइड करते हैं, उस चीज को देखिएगा। तो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल वे में बताते हैं। ठीक है, तो पहला चीज आप क्या देखते हैं, मनी को करेंसी के रूप में, करेंसी। ठीक, दूसरा क्या देखेंगे, डिपॉजिट्स विथ बैंक्स, डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। ठीक है, और तीसरा एक नॉर्मल है, क्या चीज, चेक। क्या होता है, चेक। ठीक है, तो देखिए करेंसी क्या होता है, करेंसी आप जानते ही हैं, जो 100 रुपए की नोट, 200 रुपए की नोट है, सिक्के हैं, वो क्या है, करेंसी है। किस रूप में, एक एक मानक, एक जो मानक आधार दे दिया गया है किस चीज के लिए, कि भाई 100 रुपए की नोट, ये जो 100 रुपए लिखा हुआ है, गांधी जी का चेहरा बना हुआ है, वो क्या है, वो एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर यानी कि वो जो करेंसी है, वो उसकी ऑल ओवर इंडिया एक ही वैल्यू होगी। क्या होगी, अगर 100 रुपए का नोट है तो वो ऑल ओवर इंडिया क्या चलेगा, 100 रुपए की ही नोट के रूप में जाना देखा जाएगा, उसकी वैल्यू जो है 100 रुपए ही होगी। आगे देखेंगे क्या, डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। तो कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो कहाँ जमा होते हैं, बैंकों में, तो वो क्या कहलाते हैं, डिपॉजिट्स विथ बैंक। जो बैंकों के साथ पैसा जमा हुआ होता है, वो भी एक फॉर्म है किस चीज का, मनी का। आपको पता होगा कि बैंकों में हम पैसे जमा करते हैं, हमारे अकाउंट में उतने रुपए क्रेडिट हो जाते हैं, तो वो जो अकाउंट में हमारा पैसा क्रेडिट होता है या फिर सेविंग के रूप में जमा होता है, वो क्या कहलाता है, डिपॉजिट विथ बैंक। और तीसरा चीज आपको क्या मिलता है, चेक। बड़ा इंपॉर्टेंट है चेक। चेक के बारे में आपके पास क्वेश्चन आता है कि चेक नंबर क्या होता है, तो मैं अभी आपको वो सारा चीज बताऊंगा कि कैसे चेक नंबर हम देख पाते हैं, कहाँ पे चेक नंबर लिखा होता है, चेक जो होता है वो किस तरीके से दिखता है, मैं आपको शो करूंगा उस चीज को। तो ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। तो मनी एक ऐसी चीज है जो एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन में मनी क्या है, एक मीडियम का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है किसी के लिए, एक्सचेंज को लेकर। ठीक है, देखिए करेंसी क्या है, करेंसी में लिखिएगा, अब आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इस चीज को। करेंसी में लिखिए, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी लाइक पेपर नोट्स। पेपर नोट मतलब जो नोट्स हैं, जो नोट बहुत सारे नोट है, 100 के नोट्स है, 200 के नोट हैं, उनकी बात कर रहे हैं, पेपर नोट्स एंड
एंड क्वाइंस। ये क्या हो गया आपके, ये आपके हो गए करेंसी। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट इज, दूसरा पॉइंट लिखिए, इट इज एक्सेप्टेड, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज एक्सेप्टेड। हम देखेंगे क्यों आखिर भाई करेंसी को 100 रुपए की वैल्यू जो है वो हर जगह है, तो वो कैसे बन पाया कि हर कोई मान पा रहा है। यानी कि हम चाहे जम्मू कश्मीर में चले जाएं तो वहां भी 100 रुपए के नोट की वैल्यू 100 रुपए होगी। जब आप कन्याकुमारी चले जाइए वहां भी वही सेम, उस नोट की वैल्यू वही सेम है, 100 रुपए है। उसी तरीके से आप ऑल ओवर इंडिया देखते हैं कि क्या चीज, ये हर एक एक नोट के जो वैल्यू लिखे हुए हैं उस पर उसकी वैल्यू हर जगह बराबर है। तो वो कैसे ऐसा हो पाया, तो आप उस चीज को देखिएगा। लिखिए, it is accepted as a medium of exchange, it is accepted as a medium of exchange because क्योंकि because the currency is authorized, the currency is authorized by the government of the country। तो ये करेंसी क्या होता है, authorized by the government of country, authorized by the government of country। It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country। यानी कि जो करेंसी है वो क्या होता है, किसी भी देश की जो करेंसी होती है वो वहां के गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज की गई होती है, प्रमाणित की गई होती है कि भाई ये जो 100 रुपए का नोट है ऑल ओवर जितने उनके इनके जो कंट्री में जितने भी एरियाज आते हैं वो हर जगह की वैल्यू वो सेम होगी। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, करेंसी के ही इसमें पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा लिखिएगा, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया issues currency notes in India the Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंडिया में करेंसी को इशू कौन करता है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इशूड बाई आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इशूड बाई आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र में जो सरकार होती है उसके अंडर में क्या है, आरबीआई वर्क करता है, और आरबीआई के द्वारा ही इशू किया जाता है क्या जी, करेंसी। ठीक है, तो करेंसी के बारे में आप जान लिए हैं। थोड़ा एक पॉइंट और लिखना तो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, नो इंडिविजुअल्स इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। तो नो इंडिविजुअल यानी कोई, अगर आप चाहिए या हम चाहें कि भाई नोट हम छाप दें तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारे इंडिया में या किसी भी कंट्री की बात हम करें तो कोई भी ऐसा ऑथराइज गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नहीं दिया गया है किसी को अधिकार कि कोई इंडिविजुअल या कोई संस्थाएं इस तरीके से नोटों की छपाई कर सके। ठीक है, तो करेंसी हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, डिपॉजिट्स विद बैंक्स। तो दूसरा क्या है, ये एक अलग फॉर्म है, एक फॉर्म क्या है, करेंसी हो गया, दूसरा फॉर्म क्या है, डिपॉजिट्स विद बैंक। तो बैंकों में किस तरीके से डिपॉजिट होता है वो भी एक फॉर्म है, किस चीज का, पैसे। द अदर फॉर्म लिखिए इसमें, डिपॉजिट विद बैंक में लिखिए, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी the other form in which people hold money is as deposits with bank। तो ये एक अलग फॉर्म है किस चीज का, कहा जहां पे लोग अपना पैसे को होल्ड करते हैं, जमा करते हैं, रखते हैं, वो क्या है, डिपॉजिट विद बैंक। इसमें सेकंड पॉइंट लिखिएगा, बैंक्स एक्सेप्टेड या banks accept the deposits and also pay an
and also pay an amount and also pay an amount as interest as interest as interest on the deposits। ठीक है, तो क्या होता है, जो ये बैंक्स है ना, ये बैंक्स अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 100 रुपया किसमें जमा डिपॉजिट करते हैं, किसमें, बैंक में जमा करते हैं। मान लीजिए हमारे महीने का बचत कितना है, 100 रुपए, और हम उससे क्या करते हैं, उसे ले जाके अपना बैंक में जमा करते हैं। तो बैंक क्या करता है, इन 100 रुपए का 100 रुपए पे मान लीजिए बैंक जो जिस भी बैंक में जमा किया वहां पे क्या है, डिपॉजिट्स का रेट मान लीजिए 10% दे रहा है, वो क्या कर रहा है 10% उस पर इंटरेस्ट भी दे। जैसे हम अगर बैंकों में पैसे जब जमा करते हैं तो उस पर कुछ पैसे इंटरेस्ट मिलते हैं। हालांकि 10% मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, 10% नहीं होते, करीब 4 से 5% इस तरीके से, 4% मान लीजिए। तो 4% क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट मिलते हैं किस पे, बैंकों में। तो हम मान लीजिए 100 रुपए ले आके जमा करते हैं, तो 100 का 4% कितना हुआ, 4 रुपए। अब हमारा क्या होता है, पर मंथ ये 100 रुपए प्लस हो जाता है कितने में, 4 रुपए, और ये क्या होता है, 104। तो ये पैसा किस पे करोड़ जाता है, 104 रुपए हो जाता है। तो इस तरीके से हम, ये तो हमारा छोटा अमाउंट है, तो आपको 104 रुपए सोच के थोड़ा सा हंसी आ रही होगी, लेकिन जब बड़ी संख्या यानी कि लाखों या करोड़ों में हम पैसे जमा करते हैं, तो उसी हिसाब से हमें क्या मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और बैंक क्या करेंगे, बैंक, अच्छा ये सोचने वाली बात है कि बैंक कहां से लेके आते हैं, हमने तो जमा किया 100 रुपए, प्लस मुझे मिल रहा है कितना, 104 रुपए, तो वो कहां से बैंक ला रहे हैं। तो बैंक्स का वो अलग प्रोसेस है, उसमें हम क्या आगे देखते हैं, ठीक है, उसको हम अगर इसमें शामिल करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो पहले ये देखिए कि डिपॉजिट होते क्या है, ठीक है। तो डिपॉजिट से हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है बैंकों की मदद से। आगे लिखिए थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो डिपॉजिट में हमारे पैसे भी सुरक्षित होते हैं। भाई आप जेब में लेके जा रहे हो, गलती से मोबाइल निकालने के चक्कर में पैसा गिर गया, अभी क्या है, आपके बैंक में पड़ा हुआ है। अब बैंक में पैसे बिल्कुल सेफ होते हैं, वहां कोई छूने वाला नहीं है, पूरी सिक्योरिटी के साथ आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा हुआ है। थर्ड पॉइंट लिखिए, द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, can be withdrawn on demand, comma, these deposits are called these deposits are called these deposits are called these deposits are called demand deposits। डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स, यानी कि वो जमाएं जो हमारे अकाउंट्स में अकाउंट में हमने रखा है, कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, जब भी हम चाहें यहां से क्या करेंगे, बैंकों से पैसे निकाल सकते हैं, यानी उस चीज का हम डिमांड कर सकते हैं। तो जो हम जिन पैसों का हम डिमांड करते हैं, जब पहले हम जमा करेंगे, तो जब चाहे तब उसका क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और बैंक उसको देने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी वो श्योरली है कि बैंक उसे देगा ही देगा। तो उस पैसे को क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट, यानी कि डिमांड के आधार पर जो हम डिपॉजिट करते हैं, यानी हम जब चाहें तब अपने डिपॉजिट से पैसे निकाल सकते हैं, दैट इज डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम, चेक के बारे में। क्या होता है चेक, CHEQUE, चेक। लिखिए, चेक में लिखिए, अ चेक इज अ paper instructing a check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person's account, persons के ऊपर ये वाला पर्सन होगा इस तरीके से, persons
from the person's account to the person in whose name in whose a check is paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been whose name the check has been issued whose name check has been issued। तो चेक देखिए सिंपल भाषा में जान लीजिए, चेक भी एक क्या है, इस तरीके से ही एक इस तरीके से पेपर का टुकड़ा होता है। इसमें आप क्या देखते हैं, यहाँ पे पे करने के लिए बाकी 40 चीजों का क्या होगा दिया रहता है, उसमें सारा इंस्ट्रक्शन की किस अकाउंट में आपको डालना है। तो क्या बैंक क्या करता है, हमें एक चेक इशू करता है, हर एक अकाउंट के लिए एक चेक इशू होता है। और उस चेक को क्या करते हैं, जैसे हम क्या, अगर हमारे पास चेक है, मैं क्या करूं, उस चेक पे मैंने किसी के लिए, मान लीजिए आपके ही नाम पे कुछ पैसे क्या किया, उसमें मैंने लिख दिया कि आपके अकाउंट में सीधा करना है, इतने पैसे आपको भेजने हैं, और मैंने सिग्नेचर कर दिया। अब वो क्या हो गया, अगर मान लीजिए हमने 2000 रुपए का चेक पे लिख के आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए मैंने चेक पे लिख दिया। अब वो उस चेक की जो वैल्यू हो गई, मेरे सिग्नेचर होते ही उस चेक की वैल्यू क्या हो गई, 2000 रुपए हो गई। अगर वो चेक गायब होता है तो आपके 2000 रुपए चले जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया एक मीडियम। और इसमें क्या होता है कि आपको नोट, जैसे मैं क्या करूंगा, मैं आपको 2000 रुपए की नोट दूंगा, फिर आप बैंक जाओगे, बैंक में फिर आप जमा करोगे, और मुझे भी 2000 की नोट निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं जाऊंगा बैंक में, बैंक से 2000 की नोट लेके आऊंगा, फिर आपको दूंगा, फिर आप लेके जाओगे कहाँ पे, जमा करने के लिए। अभी क्या होगा, मैंने एक चेक कट किया, आप क्या करोगे, बैंक जाओगे, अपने अकाउंट में सीधा सीधा पैसे जमा कर लोगे। तो अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर करने का मीडियम क्या है, चेक। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चेक। आजकल तो यूपीआई आ गए हैं, सीधा सीधा अकाउंट में सीधा एक क्लिक करने, स्कैन करके ही पेमेंट हो जाते हैं। पर ये चेक क्या था, ये पहले प्रोसेस, यूपीआई के पहले ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल था। बिजनेसेस में आज भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है क्या, चेक। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से चेक होता है। ये देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, शायद दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये होता है क्या, चेक। ये देखिए, ये है चेक। और ये जो नंबर्स हैं, देखिए ये एक नंबर दिया रहता है चेक के नीचे, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, अगर आपके पास बुक होगा तो आप देखिएगा। तो ये जो है, ये देखिए आपके पास जो स्टार्ट, यानी इतना बड़ा नंबर है, और नंबर के जो पहले करीब 6 ज्यादातर 6 लेटर्स के होते हैं, 6 डिजिट्स जो है कोड एक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, चेक नंबर। ठीक है, ये होता है चेक नंबर। और ये जो कोड दिए गए हैं, ठीक है, ये चेक नंबर के बाद जितने भी कोड्स ये पूरे दिए गए हैं, ये क्या होते हैं, कोडिंग यूज्ड बाय द बैंक। ये बैंकों के द्वारा दिए गए थे, ये कोड बैंकों के लिए होता है, हमारे जरूरी नहीं है। हमारे लिए क्या जरूरी है, चेक नंबर जानना। चेक नंबर यानी कि जो नीचे जितने भी नंबर्स दिए होते हैं, उसके जो स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स होते हैं, 6 लेटर लगभग होते हैं। ये देखिए डबल डैश है इसमें, डबल डैश के जितने भी वो हैं, इसके अंदर जितने डिजिट्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, चेक नंबर। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से चेक से, मैंने एक बार एक क्वेश्चन देखा है क्लास 10 के पेपर में, कि चेक जो है इस तरीके से दिया जाता है, चेक देके उसमें पूछ दिया गया कि चेक नंबर कहाँ पे है, या इस चेक में चेक नंबर क्या है। तो आपको चार ऑप्शन दे दिए गए कि ये चेक नंबर है। तो आप उसमें से चूज करेंगे कौन सा, जो चेक के सबसे नीचे जो नंबर होगा, उसके जो स्टार्टिंग के लेटर्स होंगे, वो डिजिट्स क्या कहलाते हैं, चेक नंबर कहलाते हैं। ठीक है, दो डैश के बीच में, ये देखिए। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक, आप देख पा रहे होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए 57,000, अब इन्होंने सिग्नेचर कर दिया। अब इस पूरे चेक की वैल्यू कितनी हो गई, 57,000। अब ये जो जिनके नाम पे इन्होंने किया है, क्या आप प्रेम कुमार, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम कुमार, तो अब इनके नाम पे ये पूरा का पूरा अकाउंट, ये पैसे क्या हो गए, इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका चेक। तो चेक आपने लिख ही लिया है। अब देखिए एक पॉइंट और लिखिएगा, चेक में ही लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट, द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स, the facility of check against demand deposits make it possible to directly settle payments without the use of cash।
ठीक है। तो चेक क्या करता है, बिना कैश के यूज के, ठीक है, इसमें कैश का यूज नहीं होता है, बिना कैश के यूज के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे का ट्रांसफर चेक के माध्यम से होता है। तो ये आपने क्या देखा, चेक और डिपॉजिट्स विद बैंक और करेंसी, ये क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। पहले मैंने बताया था कौन सा सिस्टम चलता था, कौन सा सिस्टम चलता है, बार्टर सिस्टम, ठीक है। पहले हमने देखा बार्टर सिस्टम चला जिसमें एक्सचेंज का मीडियम क्या होता था, सामान होता था, वस्तुएं होती थी, गुड्स होते थे। अब क्या हो गया, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ जो मनी हो गया, पैसे का जो मॉडर्न फॉर्म। इसके पहले हमने क्या देखा है, जो राजा महाराजाओं के टाइम पे सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का और इस तरीके पीतल का सिक्का या कांसे का सिक्का बड़ी मात्रा में चलता था। अब क्या हो गया, अब वो सोने चांदी के सिक्के की वैल्यू अब वो नहीं हमारे यहाँ चलता, वो लीगल करेंसी नहीं है। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारे मॉडर्न फॉर्म्स है मनी के, वो देखते हैं क्या, एक चीज करेंसी हो गई, दूसरा डिपॉजिट्स विद बैंक यानी बैंकों में जो हम जमा करते हैं, और तीसरा क्या हो गया, चेक हो गया। ठीक है। तो एक बार आप जब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं तब तक आप एक बार चेक करिए कि किस तरीके से ये वैल्यू होता है। ठीक है, किस तरीके से मैंने जो भी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक बताया है, जो भी लिखा है, उसको एक बार आप रीड करिए। रीड करने से क्या होगा कि कम से कम आप भी बिजी रहेंगे, तब तक हम इरेज कर लेते हैं और आपको चीजें याद होती चली जाएंगी। कम से कम 3 से 4 रीडिंग के बाद चीजें हमारे दिमाग में घुसनी शुरू होती हैं। घुसने का मतलब यह नहीं कि आपको परमानेंटली याद हो जाएगा, लेकिन हाँ, घुसना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप रीड करिए उसको अच्छे से। पढ़ लिया? ठीक है, अब देखिए, अब देखिए अगला टॉपिक हम क्या देखेंगे, लोन एक्टिविटीज, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो मैंने बताया कि बैंकों में हम डिपॉजिट करते हैं अपने पैसे का, बैंक्स में हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। और फिर हम क्या देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे कि लोन कैसे मिलता है। जैसे मान लीजिए बैंक क्या करते हैं, हमें पैसे देने का भी काम करते हैं और हमारे पैसे को जमा करने का भी काम करते हैं। अभी हम क्या देखते हैं कि कैसे लोन का प्रोसेसिंग क्या होता है बैंकों में। ठीक है, ठीक। तो अब क्या देखिए लिखा हुआ है इसमें, आप भी लिख लीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। देखिए, बैंक्स कीप ओनली अ, बैंक्स की थोड़ा सी स्पीड बढ़ा लीजिए। बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल proportion of banks keep only a small proportion of their deposits as cash with themselves, as cash with themselves। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरीके से बैंक लोन देते हैं, पहले मैं बताया था फिर लिखा था, एक पॉइंट लिख लीजिए आप फिलहाल के लिए। ठीक है, मान लीजिए मैं, ठीक है, मैंने एक 2000 रुपए, ठीक है, मैंने 2000 रुपए क्या किया, किसी बैंक में जमा किया। ठीक, सिंपल सिंपल सा उदाहरण, मान लीजिए 2000 रुपए मैंने क्या किया, एक बैंक में, एसबीआई में ही मान लेते हैं, एसबीआई में जमा किया। और एसबीआई क्रेडिट पे, यानी एसबीआई जो है हमें क्या करता है, हमारे जमा पे 4% का हमें इंटरेस्ट देता है। ठीक है, अब इसका 4% कितना हो गया बताइए, लगभग 80 रुपए, लगभग क्या 80 रुपए ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ,
ठीक है। तो 80 रुपए यानी 2000 रुपए पे मुझे कितना क्रेडिट, मुझे कितना मेरा इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 80 रुपए का। अब मैं जब पैसे निकालने जाऊंगा तो मुझे 2080 रुपए मिलेंगे। ठीक है, बैंक ने मुझे 80 रुपए दिया। अब बैंक क्या करेगा, इस 2000 को, इस 2000 में से बैंक, देखिए ये सिर्फ मेरी जमा है, जब ज्यादा लोगों का, सभी लोगों का जमा होता है तो उसमें से बैंक कुछ अमाउंट, जैसे मान लीजिए लगभग अपने उसका 10% जो भी उनका है, तो एक निश्चित होता है हर बैंक का अलग अलग, इतना कुछ आरबीआई जो है इनको कहा, आरबीआई के द्वारा ये इनको एक मतलब आरबीआई का आदेश होता है कि आप क्या करोगे, अपने इतने पूरे डिपॉजिट का जितना भी लोगों द्वारा पैसे जमा हो रहे हैं उसका कुछ परसेंट अमाउंट आप अपने पास रिजर्व रखोगे, जिससे कि जब भी लोग उसका डिमांड करें तो आप पैसे देने में एबल हो सके, यानी कि आप पैसे दे सके। इसलिए क्या करेंगे, एक कुछ परसेंट निर्धारित करता है आरबीआई कि आपको रखना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एसएलआर। ठीक है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की अंदर की बातें हो जाएगी, बस आप जानते रहिए कि उसको क्या बोलते हैं, एसएलआर। ठीक है, तो फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। 2000 रुपए की नोट मान लीजिए मैंने एसबीआई में रखा और मुझे 4% का इंटरेस्ट मिला और मुझे प्राप्त हो कितने रुपए, 2080 रुपए। इस एसबीआई क्या करता है, इस 2000 रुपए को, एसबीआई मतलब यहाँ कोई भी बैंक, मैंने एसबीआई जस्ट एग्जांपल लिया है, तो एसबीआई क्या करेगा, इस 2000 रुपए पे 8% के इंटरेस्ट पे क्या करेगा, 8% के इंटरेस्ट पे किसी को जैसे मान लीजिए मुझे जरूरत पड़ा लोन का, कि भाई मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे जरूरत है लोन का, तो मैं क्या करूंगा, आरबीआई से पैसे लूंगा। तो मैंने मान लो 2000 रुपए लिया और 2000 रुपए का 8% ब्याज पे, इंटरेस्ट पे हमें क्या मिला, हमें लोन मिलता है। और उसके लिए आरबीआई को क्या चाहिए, कोलेटरल्स भी जमा करते हैं कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए भाई लोन देगा तो उसके पास एक वो तो होना चाहिए ना कि भाई आपने कुछ, आपके पास क्या है, आपने कम से कम कुछ दिया हो या कुछ कोलेटरल के रूप में जमा किया हो, या फिर आपके पास कुछ जमीन जायदाद हो जहां पे आप क्या करो, उसके उसके ऊपर लोन ले सके। तो जिससे कि कभी अगर यदि आप पैसे लेके भाग भी गए तो आपका जो आपने जो कोलेटरल के रूप में जमा किया है वो क्या होगा, वो आपका आरबीआई ने, एसबीआई जो है उसको अपने अपने ऑनरशिप में ले लेगा। अब क्या हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे 8% ब्याज मिला, 8% ब्याज का मतलब कितना हो गया, 160 रुपए। ठीक है, अब इस 2000 में से 80 रुपए तो किसको दे दिया एसबीआई ने, जो ऑनर था इस 2000 रुपए का। ठीक है, अब और 8% ब्याज ले रहा है, तो अब इसके पास, आरबीआई के पास कितने रुपए बच गए, 80 रुपए, यानी 160 रुपए उसने क्या किया, इंटरेस्ट दिया, किसको, 2000 रुपए पे इंटरेस्ट दिया, 8% का 160 रुपए आरबीआई को मिला, आरबीआई ने 80 रुपए दे दिया मुझे, और 80 रुपए बच गए किसके, आरबीआई कह रहा हूं मैं, सॉरी, एसबीआई। ठीक है, एसबीआई को 80 रुपए बच गए। अब इस बचत में से उसने क्या किया, 40 रुपए मान लीजिए खर्च किया किस पे, लोगों पे, यानी जो उसकी संस्था में चला रहे हैं, भाई संस्था में चला रहे होंगे, जो कंप्यूटर पे लोग बैठते हैं, कैशियर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, इनकी सैलरी में ये क्या किया, 40 रुपए खर्च किया। बाकी जो 40 रुपए हो गए वो इस एसबीआई के क्या हो गए, प्रॉफिट हो गए। तो समझ में आ रहा है बैंक किस तरीके से प्रॉफिट अपना कमा लेते हैं, किस तरीके से बैंकों की प्रॉफिट बनती है। यहाँ उन्होंने 80 रुपए किसको दे दिया, ये जो इसका ऑनरशिप है, जैसे मैंने 2000 रुपए जमा किया तो 80 रुपए मुझे मिला, मैं भी फायदे में हूँ। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि 8% उसने किसी को लोन दे दिया, तो वो लोन लेने वाला भी फायदे में हो गया, फिर उसको पैसे मिल गए, पैसे मिल गए तो अब वो क्या करेगा, इन्वेस्ट कर सकेगा और इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ाएगा। और 8% ब्याज के बाद हम 160 रुपए की आमदनी मिलती है, 160 रुपए इनपुट मिलता है किसको, एसबीआई को, और उसमें से 80 रुपए मुझे दे देगा, और 80 रुपए क्या होगा, उस एसबीआई का क्या होगा, बचत होगा, सेविंग्स होंगे, और उसमें उस 80 रुपए में से वो 40 रुपए खर्च करेगा जो वर्किंग लोग हैं उसके, उस एसबीआई को संस्था में जो भी चीजें चल रही हैं उस पर उसका खर्च होगा, वो 40 रुपए मान के चल रहा होगा, तो 40 रुपए उसका टोटल सेविंग हो जाएगा, किसका, टोटल सेविंग किसका, एसबीआई की, एसबीआई की टोटल सेविंग कितनी होगी, 40 रुपए। तो इस तरीके से बैंक्स क्या होता है, वर्क करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। या भाई कोई भी आदमी है, कैपिटल जो दुनिया है, कैपिटलिज्म की दुनिया है, पूंजीवाद की दुनिया है, इसमें बिना पैसे का कोई काम नहीं करता। ठीक है, तो पैसे बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें, कैपिटलिज्म की दुनिया में। और आज कोई देश कितना भी कह ले कि हम सोशलिज्म के बड़े भक्त हैं, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हर कोई कैपिटलिज्म के रूप में देखने को मिलता है। चाइना जो अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री बोलता है, वो सबसे बड़ा आजकल कैपिटलिज्म का एक कंट्री बन चुका है, उभरती हुई देश बन चुका है कैपिटलिज्म का।
ठीक है। ठीक, तो ये 2000 रुपए का एक एग्जाम्पल था जो आपको मुझे लग रहा है कि अच्छी तरीके से मैं समझा पाया हूं। अब आप देखिए लोन एक्टिविटीज और बैंक्स। पहला पॉइंट मैंने लिखवा दिया कि बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ इन इंडिया। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, बैंक्स इन इंडिया दीज डेज, आजकल क्या चल रहा है, अबाउट 15% ऑफ दियर डिपॉजिट्स एज कैश। तो जो एसबीआई है, ये मैंने जो 10% लिखा था, मैं इसको 15% कर दे रहा हूं। तो आजकल क्या होता है, लगभग 15% क्या होगा, हर एक बैंक को अपने डिपॉजिट्स का, यानी कि मान लीजिए उसके पास कुल 100 रुपए जमा के रूप में मिल रहे हैं, तो उसका वो 15 रुपए क्या करेगा, अपने पास रिजर्व के रूप में रखेगा, जिससे जब भी ये जो 100 रुपए लोगों ने जमा किया है, जब भी वो चाहे तो उनको क्या हो सके, 15 रुपए तक का जमा रखेगा। तो वो सारे लोग एक साथ तो डिमांड करते नहीं है, तो कुछ लोग करेंगे। मान लो 100 रुपए, एक एक रुपए करके 100 लोग जमा किए हैं, और अब 15 रुपए उसको क्या कर रहा है, एसबीआई अपने पास रख रहा है। अब जो रिजर्व के रूप में रख रहा है, 15 लोगों का डिमांड आ गया, तो वो 15 लोगों का डिमांड जो है उस चीज को पूरा कर सके, तो 15 लोग 15 रुपए मांगेंगे, 15 रुपए उसके पास ऑलरेडी होना चाहिए। इस तरीके से क्या होता है, बैंक अपने आप को अपने आप पास रिजर्व रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एसएलआर। ठीक है, ठीक। अब देखिए, बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। बैंक जो यूज करते हैं मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। ठीक है, तो बैंक्स अपना क्या करते हैं, लोन को प्रोसीड करने का एक प्रोसेस यूज करते हैं, जो मैंने प्रोसेस बताया कि किस तरीके से इंटरेस्ट पे लेते हैं, और फिर उसी को क्या करेंगे, लोन के रूप, इंटरेस्ट हमें देते हैं, फिर इंटरेस्ट लोगों से लेते हैं जिनको पैसे की जरूरत है, लोन क्रेडिट जिनको लोन चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें दो लोग होते हैं, मैं बता दे रहा हूं, इसमें होते हैं दो लोग, डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप, डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। ठीक है, तो डिपॉजिटर्स क्या होते हैं, दोज, 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स में डिफरेंसेस पूछ सकता है। तो लिखिए डिपॉजिटर्स में, दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, दोज हु हैव सरप्लस फंड, जिनके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास महीने की मेरी सैलरी है 50,000 रुपए, 50,000 में से क्या हो रहा है, मैंने 30,000 रुपए खर्च कर दिया। अब जो 20,000 मेरे पास बच रहा है, वो मैं क्या करूंगा, 20,000 जो मेरे पास बचेगा वो मैं बैंक में जमा करूंगा। तो वो जो मैं बैंक में जमा कर रहा हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, डिपॉजिटर्स कहलाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, जो सरप्लस, यानी जो मेरे पास अतिरिक्त राशि बची हुई, अतिरिक्त पैसे बचे हुए, उसको क्या करूंगा, मैं बैंकों में जमा करूंगा, तो मैं क्या कहलाऊंगा, डिपॉजिटर्स कहलाऊंगा। बोरोवर्स क्या होता है, उसको देखिए, दोज हु आर इन नीड्स ऑफ these funds, those who are in needs of these funds। तो मैंने 2,000 रुपए जमा किया, मैं क्या कहलाऊंगा, डिपॉजिटर। अब ये 2,000 रुपए की जरूरत जिसको होगी, वो क्या कहलाएगा, बोरोवर्स। ठीक है, जिनको इस 2,000 रुपए की जरूरत होगी, यानी बैंक एक मीडियम हो गया, बैंक पे मैंने जमा किया, मैं डिपॉजिटर्स कहलाया। अब जिनको इस 2,000 रुपए की जरूरत होगी, वो बैंक से क्या करेगा, लोन लेगा। और वही प्रोसेस जो मैंने पहले बताया कि लोन किस तरीके से बैंक प्रॉफिट लेता है, किस तरीके से हमें देता है, हमें अपने जमा पे पैसे मिलते हैं, जो लेता है वो बैंक को पे करता है, बैंक उसी से अपनी पूरी व्यवस्था चलाती है, संस्था चलाती है। तो इस तरीके से क्या देखते हैं, जो 20,000 रुपए मेरे पास था, मैं डिपॉजिटर्स हो गया, मैं जमा किया, और जो बोरोवर्स हो गए, जिनको इस चीज की जरूरत है, वो क्या कहलाते हैं, बोरोवर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके एनसीईआरटी में मैं देख रहा हूं जहां तक, ठीक, तो एक चीज मैं फिर से इसको एक बार और थोड़ा सा बता दे रहा हूं। तो डिपॉजिटर्स और बोरोवर, इनके बीच में क्या होता है, बैंक्स होता है। बैंक एक मीडियम बन के आता है, डिपॉजिटर्स के रूप में हम बैंक में जमा करेंगे, बैंक क्या करेगा, जिनको जरूरत होगा उनको पैसे देगा।
और जब जब ये लोग क्या करेंगे, बैंक को पैसा पे करेंगे, जैसे मान लीजिए इनका लोन का प्रोसेस हो गया, इनके पास पैसे आ गए, तो ये क्या करेंगे, बैंक को पैसे पैसे देंगे, और बैंक हमें जब हमारे डिमांड के रूप में जब भी हम डिमांड करेंगे तो बैंक हमें ये 20,000 रुपए मेरा जब मेरी इच्छा होगी तब मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस। डिपॉजिटर्स कहाँ, बैंक में जमा करते हैं, बैंक से बारोवर्स खरीदते हैं, बारोवर्स इंटरेस्ट के साथ अपना पेमेंट करते हैं किसे, बैंक को, और बैंक फिर क्या करता है, जब भी जिसको डिमांड होते हैं, डिपॉजिटर्स को जब भी डिमांड होता है उसको बैंक जो है पैसा, यानी डिपॉजिटर जब भी चाहे बैंक से अपना पैसा निकाल सकता है। ये दो केसेस दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, दो केसेस दिए हुए हैं कि देखिए लोन, आजकल लोग जिस तरीके से लोन, तो आजकल काफी लोगों को मानसिकता जो है लोन को लेके काफी पॉजिटिव हो गई है। पहले क्या होता था, लोग सोचते थे कि लोन लेना क्या है, अपराध है, क्योंकि लोन में कभी पहले क्या होता था कि लोग जमींदारों से लोन लेते थे। अब देखिए क्रॉप्स जो हो गए, जो क्रॉप्स के लिए लोन लेते हैं, जो एग्रीकल्चर पे लोग लोन लेते हैं, वो थोड़ा सा खतरे वाला रहता है, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर में आपने सारा इन्वेस्टमेंट किया, सारा इनपुट दिया खेत को, अब मान लीजिए किसी तरीके का तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, या किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, तो क्या होगा, आपकी फसलें पूरी की पूरी खराब हो गई। अब आपने अपने खेतों पे मान लीजिए 100 रुपए का इनपुट दिया, और आप 100 रुपए में से 20 रुपए अपनी सेविंग लगा दिए, और 80 रुपए आपने लिया किससे, बैंक से या किसी भी पूंजी किसी भी व्यापारी से लिया कि, तो 80 रुपए पे भाई 80 रुपए आपने लिया, तो उसमें मैंने कहा कि 8% मान लीजिए बैंक इंटरेस्ट लगाते हैं 8%, तो 80 रुपए का 8% जो हो गया वो 8 रुपए हो गया। 8 रुपए यानी कि आपको क्या पड़ेगा, अब आपको 88 रुपए पेमेंट करना है, कब, जब आपका फसल तैयार होगा। और आपने क्या किया, आपका फसल तो खराब हो गया, आपने अपने 20 रुपए डाल दिए, 80 रुपए और भी जो थे आपने बैंकों से प्राप्त किया वो भी, अब आपके जो हो गए, आपके पैसे 100 रुपए आपने खर्च कर दिया। अब आपको मान लीजिए 20% तो आपका अपना था, लेकिन जो 80 रुपए भाई आपने लिया किसी से, उस पे 8% का ब्याज नहीं लगा, इंटरेस्ट लगा, तो 88 रुपए हो गए। अब वो 88 रुपए का पेमेंट कौन करेगा अगर आपकी फसलें खराब हो गई। तो लोन क्या है, एक थोड़ा सा लोगों की मानसिकता उस तरीके से बनी हुई थी पहले, आजकल तो लोन को लेके काफी पॉजिटिव लोग दिखते हैं। ठीक है, तो अब 88 रुपए अगर वो किसान पेमेंट नहीं कर पाएगा तो वो अगली बार भी कोशिश करेगा, अब उसके पास अगली बार भी पैसे क्या होंगे, नहीं होंगे, फिर वो पैसे लेगा। तो ऐसे क्या करता है, वो एक लोन के जाल में फंस जाता है। कौन, किसान या कोई भी फंस सकता है इस तरीके, जिसके पास पेमेंट चुका है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि लोन भाई तभी लो जब आपके पास फिक्स अमाउंट क्या हो, आपके पास क्रेडिट हो रहे हो, तभी आप लो। या फिर आपके जैसे बिजनेस ही मैंने खोला, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं बिजनेस खोलने के चक्कर में पड़ गया। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोचिंग अपना स्टेबल करूँ, और उसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं कुछ पैसे जैसे 10 लाख रुपए क्रेडिट ले लेते हैं, कहीं लोन ले लेते हैं क्रेडिट के रूप में। तो हम 10 लाख रुपए मान लीजिए लोन ले लेते हैं। आज मैं कोचिंग स्टार्ट किया, सारा इनपुट लगा दिया, उसमें जो भी चीजें चाहिए, बोर्ड्स वगैरह सब कुछ मैंने लगा दिया। अब क्या होगा, अगर वो कोचिंग चली नहीं चली, अगर चल गई फिर तो मैं आसानी से पेमेंट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए वो कोचिंग नहीं चलती है तो क्या होगा, तो मुझे वो 10 लाख रुपए वो मेरे ऊपर क्या हो जाएगा, मेरे लिए हेडक बन जाएगा, और मुझे 10 लाख रुपए पे करने में सालों लग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, लोन के लिए थोड़ा सा खतरा होता है। बाकी अगर या और एक तरीके से अगर जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए एक जूता बनाने वाला आदमी है। ठीक है, एक जूता कोई बना रहा है, छोटा सा मान लीजिए सलीम है उसका नाम, और वो क्या कर रहा है, जूता बनाता है, एक फैक्ट्री जूता बनाता है, छोटी अपनी उसकी पर्सनल फैक्ट्री है छोटी सी जूता बनाने की। तो वो क्या कर रहा है, उसके पास एक डिमांड आई क्या कि शादियों के सीजन में भाई हमें क्या चाहिए। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने उनसे कहा, मेरे पास दुकान है, मैंने कहा कि भाई आप 1000 जूते मुझे दोगे, कब, अगले इसी नवंबर के लास्ट तक मुझे आप क्या करोगे, 1000 जूतों का दोगे। अब वो क्या करेगा, जो जूता बनाने वाला है वो क्या करेगा, 1000 जूते बनाने के लिए, अब उसके पास पैसे तो है नहीं ना, मैंने उससे एडवांस दिया है, कुछ पैसे मान लीजिए एडवांस मैंने दे दिया कि भाई नहीं हाँ आप मुझे दीजिएगा, लेकिन मैंने उसे एडवांस भी नहीं दिया, और मैंने उसे ऑर्डर दे दिया कि भाई 1000 जूते मुझे चाहिए। तो वो क्या करेगा, अब वो जाएगा बैंक, और बैंक से पैसे लेगा उधार। ठीक है, लोन पे लेगा बैंक से वो पैसे लोन पे ले लेगा। और जब बैंक से वो मान लो उसने क्या किया, उसका भी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसी को मैं बताता हूँ। 100 रुपए मान लीजिए उसने क्या किया, लोन ले लिया, कहां से, बैंक से। ठीक है, अब जब उसने 100 रुपए का लोन लेगा तो वो 100 रुपए उसमें इनपुट लगा दिया। अब वो क्या करेगा भाई, मेरे को जब वो 1000 जूते देगा,
1000 जूते दे, 1000 जूते मुझे वो क्या करेगा, बेचेगा, तो उसको क्या मिलेगा भाई, 1000 जूते बेचेगा तो वो करीब मान लीजिए 150 रुपए, इस 100 रुपए के इनपुट से उसने क्या किया, 150 रुपए कमा लिया, और उसको ब्याज सहित पैसे कितने देने हैं, 8%। जैसे मान लीजिए उसने 100 रुपए का इनपुट लगाया 1000 जूते बनाने में, और 150 रुपए में मुझे बेच दिया, उसको 50 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, 50 रुपए की प्रॉफिट लिया मेरे से। अब वो क्या करेगा, उसको भाई ये 100 रुपए उसने लोन लिया तो उस पर 8% का ब्याज भी तो लग रहा है, इंटरेस्ट भी तो लग रहा है। अब वो क्या करेगा, बैंक को पे करेगा कितने रुपए, वो 108 रुपए। 100 रुपए बैंक से लिया, 108 रुपए पेमेंट कर दिया किसे, बैंक को। उसके बावजूद इसके पास पैसे कितने बचे, 42 रुपीज। ये 42 रुपए उसके क्या हो गए, उसके प्रॉफिट्स हो जाएंगे। तो क्या हुआ, इसको देखते हैं हम, क्या लोन ने इसको क्या दिया, प्रॉफिट दिया कि नहीं दिया। तो अगर इस तरीके से जब लोन का प्रोसेस होता है तो आपको लोन क्या करता है, प्रॉफिट देता है। वहां पे आप ऋण के जाल में आप फंसने से बच जाते हो। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रेडिट इन द केस pushes the borrowers into a situation from which recovery is very painful। तो कभी कभी क्या होता है, जो क्रेडिट होते हैं, लोन होते हैं, वो जो बोरोवर्स हैं, यानी कि जो ये पैसे उधार लेते हैं बैंकों से, इनको कभी कभी ऐसे सिचुएशन में भेजता है जहां से निकल पाना उनका मुश्किल होता है। विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल, जहां से निकल पाना बहुत ही कष्टदायी होता है। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स, जो मैंने 2 सिचुएशन बताया उसके बारे में देखिए। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग, यानी कि जो जूता बनाने वाला है वो उस वहां क्या कर रहा है, क्रेडिट हेल्प कर रहा है किस चीज को, उसको पैसे अर्न करने में, यानी उसे पैसे मिल रहे हैं, यानी 42 रुपए वो प्रॉफिट में हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि जो किसान है उसका फसल खराब हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसके पास वो घाटे में पड़ जाता है, और पूरा एक लोन के चक्र में, एक ऋण के चक्र में, ऋण जाल में वो फंस जाता है, लोन के एक जाल में वो फंस के रह जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, फिर हम कल की क्लास में देखेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो क्रेडिट के लिए, यानी कि जो लोन हम लेते हैं उसके लिए टर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और बाकी आपको, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मैंने समझाया है, बड़े ही आसान भाषा में मैंने समझाया है, और आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को कि कैसे इकोनॉमिक बैंक कैसे वर्क करते हैं, करेंसी किस तरीके से इशू होती है, किस तरीके से ऑथराइज होती है, बैंक कैसे नेशनल जो गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से बैंकों को ऑथराइज देता है, यानी एक प्रमाणित देता है, प्रमाणित करता है बैंकों को। साथ ही साथ जो करेंसीज है किस तरीके से ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट, तो वो सारा का सारा प्रोसेस मैंने इसके बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे बताया है। आप देखिए इसे, और जितनी अच्छी तरीके, जितनी बार रिवीजन कर सके, जितनी बार देख सके उतनी बार देखिए, और पसंद आए तो आपको जो इच्छा हो वो आप यहाँ पे गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, गुरु दक्षिणा मतलब कि जैसे कि यूट्यूब की दुनिया में जो गुरु दक्षिणा होती है, मैं उसको कहूंगा नहीं, आप समझ सकते हो, तो वो आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।